हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक हम लोगों को पढ़ना है। प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बाद से हम लोग परिचित हैं। कोई भी आदमी भाषण देता है तो वो माइक से बोलता है, फिर एक मशीन रहती है, उसी से एक तार जुड़ करके लाउड स्पीकर लगाते हैं और तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसे एम्पलीफायर या प्रवर्धक कहते हैं। प्रवर्धक का मतलब कि जो छोटे यानी जो कम आवाज़ को ज़्यादा आवाज़ में बदलता है, अर्थात छोटे कंपनों को, छोटे संकेतों को बड़े संकेतों में अधिक ऊर्जा के कंपनों में बदलता है, उसे प्रवर्धक कहते हैं। तो प्रवर्धक का काम छोटे संकेतों को, संकेत का यहाँ मतलब होता है, संकेत कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ निकलती है वो माइक उसको बिजली के कंपनों में बदल देता है। वो एसी कंपन होते हैं, हम उन्हें संकेत कहते हैं। सिग्नल, ये ऑडियो के सिग्नल भी हो सकते हैं, और जो टेलीविजन्स में आते हैं, हमारे चेहरे का फोटो वगैरह बनता है तो वो वीडियो सिग्नल्स होते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के सिग्नल को, किसी भी प्रकार के कंपनों को ये एम्पलीफाई कर देगा, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, उसके कंपन को बढ़ा देता है। जो हमारे प्रवर्धक हैं, चूँकि ट्रांजिस्टर 3 प्रकार से हम जोड़ते हैं, उनके 3 विन्यास हैं। एक में बेस उसका उभयनिष्ठ रहता है, एक में उसका इमिटर यानी उत्सर्जक, और एक में उसके कलेक्टर को हम बीच में रखते हैं यानी कॉमन रखते हैं, उभयनिष्ठ रखते हैं। हमने आपको बताया कि जो उभयनिष्ठ बेस है और जो उभयनिष्ठ कलेक्टर है वो हम लोगों को नहीं पढ़ना, हम लोगों को उभयनिष्ठ उत्सर्जक ही पढ़ना है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, जिसमें उत्सर्जक बीच में है, एक तरफ बेस है, आधार है, और एक तरफ कलेक्टर है। इसी का हमें उत्सर्जक के बारे में पढ़ना है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, प्रवर्धक। अब ये जो प्रवर्धक है, हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के हुए, एक हुआ एनपीएन, एक हुआ पीएनपी। यहाँ पर हमको एनपीएन का हम बना रहे हैं। एनपीएन निश्चित है कि जो एनपीएन रहता है उसमें किनारे किनारे एन अर्धचालक और बीच में पी अर्धचालक रहता है। जब किनारे किनारे एन रहता है तो पहला वाला इसका इमिटर होगा, और बीच वाला बेस होगा, और किनारे वाला कलेक्टर होगा। तो इमिटर जो होता है उसको अग्राभिनति देते हैं। क्योंकि एनपीएन है, ये एन है, इसलिए बेस के सापेक्ष इसको ऋण से जोड़ा जाएगा। ये बैटरी के ऋण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बैटरी बेस पर जोड़ी गई है, इसलिए इसका बैटरी का नाम VB लिखा गया है। जो हमारा कलेक्टर है ये पश्च अभिनत जुड़ता है, ये भी ऋण है, और इसलिए बैटरी के धन से जोड़ा गया है। तो इसको रिवर्स बायस जोड़ा गया, इसको अग्राभिनत यानी फॉरवर्ड बायस जोड़ा गया है। ये इसका एक सर्किट बनाया गया है, प्रवर्धक का एक छोटा सा सर्किट। ये एक ट्रांजिस्टर का सर्किट है, हमको यही पढ़ना है। वैसे जो एम्पलीफायर्स आते हैं बाज़ारों में बिकते हैं, उसमें एक ही ट्रांजिस्टर नहीं लगे होते, उसमें तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। ट्रांजिस्टरों का एक कैस्केड समूह लगा रहता है, क्योंकि कई गुना ज़्यादा हमको प्रवर्धन करना रहता है। सिग्नल का कई गुना ज़्यादा उसकी ऊर्जा बढ़ानी रहती है। यहाँ पर हमको केवल उसका सिद्धांत पढ़ना है, इसलिए हमने यहाँ एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है। अब ये जो हमने बैटरी यहाँ लगाई VB, एक रेजिस्टेंस लगाया जो इसके वोल्टेज को नियंत्रित करता है। ये इसको इसके बीच में इसको अग्राभिनत देता है, और इसके कारण से इसमें धारा बहती है। IB धारा इसमें बहती है, IE धारा इसके इमिटर में बहती है, और IC धारा इसके कलेक्टर में बहती है। हमें जानते हैं कि जो टोटल धारा है IE, ये बराबर होती है IB प्लस IC, यानी ये धारा इन दोनों धाराओं के जोड़ के बराबर होती है। अब यहाँ पर जो भी धारा है, अगर इसमें परिवर्तन हो जाए IB में, तो उसी के अनुपात में कई गुना ज़्यादा परिवर्तन IC में हो जाता है। तो IC का जो परिवर्तन है वो IB पर निर्भर करता है। अब अगर मान लिया हमने यहाँ पर निवेशी संकेत लगा दिया,
हमने उसको सिंपल, ये जो साइन वेव है या एसी करंट है उसका हमने चित्र बनाया, सिंपल सा हमने उसका रूप बनाया। हमने इस यहाँ पर संकेत दिया, ये सिग्नल हमने लगा दिए। तो ये जो हमारे ये निवेशी सिग्नल है, यानी इनपुट माने लगाया जाने वाला, सिग्नल इसको कहते हैं, संकेत। इसमें परिवर्तन होगा, कभी ये धन हो जाएगा, कभी ऋण होगा, कभी ये बढ़ेगा, कभी घटेगा। तो उसके कारण से यह भी बढ़े घटेगा, यानी इसके अंदर के वोल्टेज में परिवर्तन होगा, इस धारा में परिवर्तन होगा। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ने के कारण इस धारा में परिवर्तन होगा और इस कलेक्टर करंट में परिवर्तन होगा। इस आईसी में जब परिवर्तन होगा तो जो ये लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, इसके बीच विभव पतन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। चूंकि धारा इस तरफ से इस तरफ बहती है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे होगा, यानी इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, यानी इसके उल्टा होगा। और इसलिए इन दोनों के, इसका पोटेंशियल यानी ड्रॉप और ये विभव BCC, ये दोनों मिल जाएं तो इसका जो परिणामी आएगा वही इसके बीच का विभवांतर यानी BCA होगा। ये जो BCA है यही हमको यहाँ प्राप्त होता है V आउटपुट यानी निर्गत संकेत के रूप में। निर्गत संकेत के रूप में या आउटपुट सिग्नल के रूप में हमको यही प्राप्त होता है यहाँ पर। अब ये जो हमारा BCE है, अगर ध्यान से देखें तो ये इसके और इसके अंतर के बराबर है, उल्टा है। तो इसलिए V आउटपुट BCE के बराबर प्राप्त होता है और BCC माइनस इसका विभवांतर धारा गुणे प्रतिरोध IC माइनस RL, यही BCE के बराबर होगा और यही हमारे B आउटपुट के बराबर भी होगा। इस तरह से हमको परिवर्धित सिग्नल बराबर मिलता रहेगा। जैसे जैसे ये सिग्नल कम ज़्यादा होगा, उसी तरह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम ज़्यादा होगा, और उसी तरह हमको आउटपुट सिग्नल भी कम अधिक प्राप्त होगा। बिल्कुल इसमें उसी तरह का सिग्नल हमको प्राप्त होगा। प्रवर्धक की सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि ये इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं करता। प्रवर्धन करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, आकार बढ़ाता है, लेकिन शेप इसका वही रहता है, शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर एक कैपेसिटर संधारित्र लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है जिससे कि जो बैटरी लगाई है इसका DC वोल्ट जो है वो इधर ना आए, इसको डिस्टर्ब ना करे। इसी तरह से क्योंकि ये जो DC लगाया गया है ये तो केवल इसके अभिनति के लिए लगाया गया है, इसको संचालित करने के लिए लगाया गया है। सिग्नल AC होते हैं जो संधारित्र को पार कर जाते हैं। यहाँ भी ये लगाया गया है C2, इसलिए जो सिग्नल यहाँ पर होगा हमको प्राप्त होने वाला सिग्नल संधारित्र के बाहर प्राप्त हो जाएगा। और ये जो बैटरी का धारा है DC, वो DC इस संधारित्र और इस संधारित्र के बीच में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। इस प्रकार से ये हमको लगातार परिवर्धित धारा हमको प्राप्त होती रहेगी या परिवर्धित वोल्टेज हमको प्राप्त होता रहेगा। ये है इसके कार्य करने का ढंग। अब इसमें हमको लाभ क्या हुआ, कितने गुना ज़्यादा ये परिवर्तन करता है, कितने गुना ज़्यादा धारा या वोल्टेज को ये बढ़ाता है। तो इसके लिए हम धारा लाभ निकालते हैं। ये जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है, इसके धारा लाभ को बीटा से दिखाते हैं। धारा लाभ बराबर होता है जो इसमें परिवर्तन हो और जो इसमें परिवर्तन हो, दोनों के अनुपात के बराबर होता है यदि इसमें कोई हम परिवर्तन ना करें, ये कांस्टेंट रखें। तो डेल्टा IC अपान डेल्टा IB, जबकि BCE स्थिर हो, इसी को हम बीटा कहते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा रहता है। हमको वोल्टेज की ज़रूरत भी पड़ती है वोल्टेज प्रवर्धन निकालने के लिए। ये तो हुआ धारा का अनुपात। इस आउटपुट रेजिस्टेंस RO है और इनपुट रेजिस्टेंस RI है। अगर इस धारा परिवर्तन को इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज परिवर्तन निकल आएगा और ये यहाँ का वोल्टेज परिवर्तन निकल आएगा। तो ये आउटपुट का निर्गत वोल्टेज का परिवर्तन है, ये निवेशी का है। तो ये तो हम जानते हैं ये बीटा है, तो बीटा RO अपान RI, जहाँ RO RI निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध है। फिर शक्ति लाभ भी निकालते हैं। शक्ति में
धारा का वर्ग इंटू रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर, इसका स्क्वायर कर देंगे आर ओ अपान आर आई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, आर ओ अपान आर आई तो हो ही जाएगा, इसका स्क्वायर इसके साथ, इसका स्क्वायर इसके साथ, आई स्क्वायर आर तो डेल्टा आई सी स्क्वायर आर ओ डेल्टा आई बी स्क्वायर आर आई, तो होगा बीटा स्क्वायर आर ओ अपान आर आई, जहाँ आर ओ अपान आर आई को हम प्रतिरोध लाभ कहते हैं। ये सारी जितनी भी राशियाँ यहाँ पे हैं ये सभी अनुपात हैं, इनका कोई भी मात्रक नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ जो ध्यान से आप देखें तो जो हमने यहाँ पर निवेशी लगाया है ये पहले ऊपर जाता है, बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव है और फिर निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पहले निगेटिव है तब पॉजिटिव है। यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, उभयनिष्ठ बेस में नहीं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में निवेशी और निर्गत संकेतों के बीच 180 अंश का कालांतर रहता, उल्टा है बिल्कुल, पहले ऊपर है तो पहले नीचे है, पहले बाद में जब नीचे आ गया तो ये ऊपर हो गया, इसलिए निर्गत और निवेशी संकेत इसमें 180 अंश के कालांतर पर होते हैं। तो ये हुआ कि प्रवर्धक कैसे काम करता है। हमने आपको बताया कि जितना भी वोल्टेज में परिवर्तन होगा, ज़्यादा होगा तो यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर यहाँ ज़्यादा हो गया तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मान कम हो जाएगा, अर्थात ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये कार्य करता रहता है और ये हमारा एम्पलीफायर है। ट्रांजिस्टर का दूसरा उपयोग है दोलित्र, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कहते हैं तरंगों को पैदा करना, कंपनों को पैदा करना, दोलन पैदा करना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोलन पैदा करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे हम दोलित्र या ऑसिलेटर कहते हैं। हमको ऑसिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। रेडियो स्टेशन से जो हमारे समाचार, भाषण वगैरह भेजे जाते हैं वो रेडियो तरंगों के द्वारा भेजे जाते हैं, और रेडियो तरंगों को पैदा करने के लिए कोई उपकरण चाहिए। तो रेडियो तरंगों को पैदा करने वाली जो मशीन है उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। वो ऑसिलेटर किसी भी आवृत्ति की तरंगों को पैदा कर सकती है, उनके कंपन को पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखें, एक तो ये टैंक सर्किट लगा हुआ है। एलसी सर्किट हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि एलसी सर्किट, एल और सी का अगर सर्किट हो और चार्ज हो जाए संधारित्र तो ये कंपन करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा करता है। हम लोगों ने पढ़ा है एसी में। ये है एलसी सर्किट जिसे हम टैंक सर्किट कहते हैं। इसको कहते हैं टैंक सर्किट। ये टैंक सर्किट है। यदि ट्रांजिस्टर न जुड़ा होता तो ये टैंक सर्किट कंपन करता और 1/2π√LC आवृत्ति की तरंगें पैदा करता, लेकिन डैम्प रहती, थोड़ी देर में ये खत्म हो जाती, यानी इनका आयाम घटता जाता है, इनकी ऊर्जा घट जाती, लगातार इनकी ऊर्जा घटती, क्योंकि ऊर्जा इनको लगातार देने का कोई साधन नहीं, इसके अंदर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा कुछ नष्ट हो जाती, इस तरह से इनके आयाम घट जाते, जिसे हम कहते हैं अवमंदित दोलन। तो यहाँ पर यदि हम इस स्विच को ऑन कर दें तो इस बैटरी से ये संधारित्र चार्ज होगा, और जब ये चार्ज हो जाएगा तो फिर इस जो प्रेरकत्व लगा है इसके द्वारा ही डिस्चार्ज होगा और इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोलन पैदा हो जाएंगे। यानी विद्युत दोलन जब इसमें हो जाएंगे तो इस विद्युत दोलन की जो आवृत्ति होगी इतनी होगी, और चूंकि इसी के ये कुंडली लगी हुई है, इसी के साथ लगी हुई है ये L1, तो इसके कंपन L1 को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, ये चूंकि जैसा ट्रांसफार्मर काम करता है ठीक उसी सिद्धांत पर जो ये कंपन हो गए इसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और ये कंपन चूंकि एसी कंपन है इसलिए ये इसको रोक नहीं पाएगा, और ये कंपन हमको बेस पर मिलेंगे। बेस पर ये बेस पर आएंगे, बेस से एम्पलीफाई होंगे, परवर्धित कर होके फिर यहाँ आएंगे। यहाँ पर ऊष्मा आदि में जो इसकी ऊर्जा घट रही है
कंपनों के, उसको उतनी ऊर्जा यह देता रहेगा, ये फीडबैक करता रहेगा, ये फीडबैक कर देगा और बाकी की बची हुई ऊर्जा बाहर हमको प्राप्त होती रहेगी। इस प्रकार ये निरंतर फीडबैक करता रहेगा, इसकी ऊर्जा घटने नहीं देगा और लगातार हमको दोलन प्राप्त होता रहेगा। जिस आवृत्ति के दोलन की हमको होगी उतनी आवृत्ति का दोलन हम इस संधारित्र की वैल्यू को बदल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये संधारित्र है, इसमें एक तीर का निशान लगाया, इसका मतलब ये परवर्ती संधारित्र है। इसके मान को हम अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे चाहें उसका मान हम बदल सकते हैं। इसमें C1 इसलिए लगाया गया जिससे कि जो DC है ये DC इसमें ना आए, ये DC केवल इसी के लिए है। तो संधारित्र को DC नहीं पार कर पाती, ये BCC जो DC लगाया गया है ये ना आए, इसलिए C1 लगाया गया है। और बाकी जो यहाँ के दोलन होंगे वो तो इसको पार कर ही जाएंगे। इस प्रकार से ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ये ट्रांजिस्टर है, ये बराबर दोलन को इसमें इसको एम्पलीफाई करता रहता है, जो इसको ऊर्जा मिलती है उसको प्रवर्धित करता रहता है, बढ़ाता रहता है, और जितना भाग इसमें कम होता है उसको लगातार देता रहता है, फीडबैक करता रहता है और बाकी की ऊर्जा लगातार बाहर देता रहता है जो हमको बराबर मिलती रहती है। तो जो उससे हमको दोलन मिलते हैं उनके ना तो आयाम घटते हैं ना उनकी ऊर्जा घटती है, बराबर एक ही यानी आयाम के लगातार कंपन हमको प्राप्त होते रहते हैं। जिस आवृत्ति का कंपन चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे ऑसिलेटर का उपयोग है या 2 लित्र का उपयोग है। तो ये हो गया हमारा 2 लित्र। हम लोगों के जो ये सेमीकंडक्टर था, इस सेमीकंडक्टर के इस भाग में इतना ही था, प्रवर्धक था और 2 लित्र था। तो 2 लित्र का सामान सा थोड़ा सा ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर ये हमारा 2 लित्र कार्य करता है। इसमें ये जो टैंक लगा है ये टैंक सर्किट ही कंपन करता है और उसके कारण ही कंपन पैदा होते हैं। तो कंपन को पैदा करने का काम ये टैंक सर्किट करता है। टैंक सर्किट जिसको हम LC सर्किट भी कहते हैं, LC परपथ कंपन पैदा करता है। और ट्रांजिस्टर कंपनों को प्रवर्धित करता है। जो टैंक सर्किट में कमी रहती है उतना और टैंक सर्किट को फीडबैक करता है तथा टैंक परिपथ को फीडबैक करता है। अतः जो ऊर्जा की कमी होती है उसकी पूर्ति होती रहती है और इस प्रकार से लगातार काम करता रहता है। तो बस इतना ही।